जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का ये खास कार्यक्रम गुरुग्राम कॉन्क्लेव, मकसद और कोशिश ये कि गुरुग्राम शहर जो भागते दौड़ते शहर के तौर पर अपनी पहचान लगातार बनाता आगे जा रहा है, यहाँ अभी भी क्या उपलब्धियां हमने हासिल की हैं जिसको हम और आगे ले जा सकते हैं, और वो संभव कैसे होगा यहाँ के हर वर्ग की सहभागिता के साथ, और ये क्या चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं जिसका सामना करना होगा न सिर्फ हर वर्ग के लोगों के को साथ लेकर बल्कि सरकार की सहभागिता सुनिश्चित करके। इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में बने हुए हैं। चर्चा के दौर में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति भी मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा के दौर में आगे बढ़ते हैं और अरविंद यादव जी के पास आऊँगा, क्योंकि बात जब सरकार की होती है, चूँकि अरविंद यादव जी आप हारकू के चेयरमैन भी हैं और सरकार में सहभागी भी हैं, क्या ये माने कि गुरुग्राम आज जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ शहर बन रहा है उसमें सरकार का नेतृत्व बहुत बड़ा योगदान दे पा रहा है? क्या ये माने कि आने वाले कुछ एक सालों में, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं हैं गुरुग्राम को लेकर के और उस पर बहुत सारे निवेश, बहुत सारी रोजगार, बहुत सारी संभावनाएं टिकी हुई हैं, कैसे देखें हम आज के इस गुरुग्राम को? देखिए मनोज जी, बहुत कम लोग जो यहाँ इस हॉल के अंदर हैं, इनको गुड़गांवा का आज से 20 साल पहले का गुड़गांवा कम ही लोगों को ध्यान होगा। तो मैंने तो इस गुड़गांवा को उस रूप में भी देखा है जब ये एक छोटा सा गांव होता था। जिस हाईवे से चल के आप लोग यहाँ आए हैं, ये हाईवे भी नहीं होता था। मारुति के सामने से पुरानी रोड ये सड़क होती थी और ये आगे जाके जो है दिल्ली में प्रवेश यहाँ से होता था। तो इसके बदलते हुए स्वरूप का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। और आज जो गुड़गांवा देख रहे हैं तो साइबर सिटी के तौर पर बेंगलोर को हिंदुस्तान में माना जाता था, हैदराबाद को माना जाता था, लेकिन एक बड़े साइबर सिटी के तौर के ऊपर गुड़गांवा ने अपनी जगह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बनाई। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो सरकार, पिछली सरकार भी रही, उन लोगों का भी पूरा प्रयास रहा, लेकिन नई सरकार आने के बाद इसके अंदर गति आई। गति इस सेंस के अंदर आई, मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो हाईवे का काम था, हमारे पास हाईवे का काम तो था, हाईवे बन भी गया था NH8 जो है, लेकिन जगह जगह पर यहाँ दिक्कत आती थी ट्रैफिक की, क्योंकि हाईवेज नहीं बने हुए थे। जब से नितिन गडकरी जी ने ये डिपार्टमेंट संभाला और इसके बाद उन्होंने एक विजन के तौर पर, यानी मुझे जहाँ तक याद है कि 4 से 5 बार वो आके इस हाईवे का निरीक्षण करके गए और जहाँ जहाँ दिक्कत उनको थी, ये आप लोग देख रहे हैं, चाहे राजीव चौक की बात हो, ये इफ्को चौक की बात हो, आप हीरो होंडा चौक की बात आप कर लें, मानेसर में जो IMT हमारा डेवलप हुआ है, वो कितने लंबे समय से उस फ्लाईओवर को हम क्रॉस करके नीचे से जाते थे, क्या हालत होती ट्रैफिक की। लेकिन आज हम उस पर सर्राटे के साथ गाड़ियां चली जाती हैं। मेरे साथ वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इनको जाने में कितनी सुविधा सारी हो गई। तो एक ये बदलता हुआ रूप हमने देखा इस गुड़गांवा का। ठीक है, आपसे कई सवाल और हैं, चूँकि आपके विभाग के संबंधित भी सवाल है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप रोशनी डालें। सवालों के फहरिस्त को आगे ले चलते हैं और ज्योति, मैं चाहूँगा कि आप हमारे और जो मेहमान हैं उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, तो क्योंकि आज हम गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम है सपनों की नगरी, सपनों का शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर का हब है, IT का हब है, टेक्नोलॉजी का हब है। युवाओं के सपने यहाँ पर आकर साकार होते हैं। और हमारे साथ क्योंकि आज सुनील सुखीजा जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमर्शियल कॉस्बाइक प्राइवेट लिमिटेड के। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ सौरभ जैन जी भी मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कॉस्बाइक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बिजनेस का हब है गुरुग्राम, टेक्नोलॉजी का हब है गुरुग्राम। अगर हम कॉस्बाइक की बात करें, किस तरीके से अपना योगदान कॉस्बाइक गुरुग्राम को और ज़्यादा बुलंदियों तक ले जाने में दे रहा है, हरियाणा को और ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंचाने में दे रहा है, इस देश को और ज़्यादा बुलंदियों में पहुंचाने तक दे रहा है? जी धन्यवाद। कॉस्बाइक के बारे में बात करने से पहले मैं EV के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हमने देखा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल काफ़ी एक रेवोल्यूशन सा हुआ है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से ये प्रयास EV को प्रमोट करने का हो रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में रेवोल्यूशन सा है, खासकर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है EV की और गवर्नमेंट की प्रोत्साहन से आज हम देख सकते हैं सड़कों पे हज़ारों की संख्या में ये गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आएंगी। और इसमें EV आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में? किसी भी कंट्री की या किसी भी समाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रैपिड अर्बनाइजेशन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तेज़ी से पिछले कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, उसको देखते हुए बड़ा ज़रूरी हो गया था एक बैलेंस, इको बैलेंस, इन्वायरमेंट का बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। और उस दिशा में जो है ईवी ने उस गैप को फिल किया है। आज हम जानते हैं कि जो सड़कों पे इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक जो फैक्टर है जो हमें सबको अफेक्ट कर रहा है, वो है इन्वायरमेंट को डिसबैलेंस करने वाला पोल्यूशन का। और जिस तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ा है, खासकर एनसीआर एरिया में, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से है कि यहाँ सांस लेना भी एक फ्रेश एयर में बड़ा मुश्किल है। और उसी को जो है गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ईवी को प्रमोट किया है, जो इतनी नई कंपनीज, नई इंडस्ट्रीज आई हैं, उसी में दौर में कॉस्बाइक का भी जन्म हुआ है। कॉस्बाइक कॉस्टलाइट ग्रुप की कंपनी है जो प्राइमरीली जो है बैटरी इंडस्ट्री में है। और इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की हम बात करते हैं तो जो मेन क्रिटिकल उसका कंपोनेंट है, पार्ट है, वो एक बैटरी है, लिथियम बैटरी, जो उसकी कॉस्ट की बात करें तो 40 to 50% है। तो हम कॉस्बाइक को इसलिए हम बड़ा ओपनली बोल सकते हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है बिकॉज इसमें बैटरी हमारा ओन प्रोडक्ट है और इसमें हमने काफ़ी R&D, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और आज इस मकाम पे गुड़गांव में एक ये हमारा कॉस्बाइक बड़ा फेमस प्रोडक्ट है। ठीक है सौरभ जी, कॉस्बाइक की अगर बात हो रही है, मार्केट की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, क्यों कॉस्बाइक ही लोग सेलेक्ट करें, क्यों कॉस्बाइक को ही आदमी सेलेक्ट करे? और सबसे बड़ी बात ये समझना चाहता हूँ कि आगे आपकी कंपनी का क्या विज़न है, इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्या उसमें जो आम वर्ग जिसको ज़रूरत है, जो आपकी इस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, उसके लिए क्या ख़ास हो सकता है जो औरों में नहीं है? धन्यवाद साहब। कॉस्बाइक जब हमने शुरू किया, सोचा या उसको हमने कंसेप्चुअलाइज किया, तो हमने सबसे पहले इकोसिस्टम पर बात किया। इकोसिस्टम मतलब कि गाड़ी जिसकी हो, बैटरी उसकी हो, एक तरह से पूरा ओनरशिप मॉडल मिले। ओनरशिप गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द यूज़र। आज हम एक बायर के तौर पे जब हम जाते हैं तो हम गाड़ी के साथ उसके सारे स्पेयर पार्ट्स, उसकी सर्विस नेटवर्क को समझना चाहते हैं। और कॉस्बाइक जब कंसेप्चुअलाइज हुआ तो हमने बैटरी से लेके उसके हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर, चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे वो उसके अदर पार्ट्स हो, हमने उसको लोकलाइजेशन पे पूरा फोकस किया, सर्विस नेटवर्क पे फोकस किया और हमने उसको एक कंप्लीट ओनरशिप मॉडल की तरह हमने मार्केट में प्रस्तुत किया। अब रही बात कि एक यूज़र जब जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ूं तो वो कितने साल से भारत में हो, उसका भारत में कितना निवेश हुआ है, वो कितनी तरक्की से चला है। तो जैसे कॉस्बाइक कॉस्टलाइट ग्रुप की कंपनी है, हम पिछले 13 साल से भारत में हैं। हमारा यहाँ पर करीब 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हमारे पास हिमाचल और हरियाणा दोनों जगह पे हमने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। जैसे कि बात करें सरकार की, भारत सरकार ने एक फेम स्कीम चलाई है जो कि ईवी के निवेश को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने उसी दिशा में अपने जो टू व्हीलर्स हैं उसको लॉन्च किया है, जिसमें कि हाई स्पीड टू व्हीलर एंड लो स्पीड टू व्हीलर। एंड जब वहाँ पर हमारा यूज़र या बायर, जो प्रोस्पेक्टिव बायर जब वो जाता है तो वो एक गाड़ी के साथ उसकी बैटरी, उसके अदर फंक्शनैलिटी को देखता है और जब वो देखता है कि ये एक ही कंपनी से जुड़ा है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि मैं इस कंपनी से जुड़ सकता हूँ। तो मैं ये गर्व से कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में यद्यपि कोविड आया, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे ज़्यादा प्रगतिशील कंपनी में से एक हैं भारत की। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है अरविंद जी, अब आपके विभाग की अगर बात करूं तो हरियाणा की अगर हम बात करें, चूँकि देखिए किसान हो या और ऐसा वर्ग हो जिसको कि ऐसे सरकारी बैंकों के ज़रिए बहुत बड़ी एक सुविधा की बात कह लीजिए या बहुत मुफीद होता है ना, तो उस नज़रिए से क्या हम ये माने कि बैंकिंग इकाइयाँ हरियाणा के हर वर्ग को सुविधाएं दे रही है उस आधार पर जिससे उसे उम्मीद होती है कि सरकार से कुछ राहत मिलेगी? वो राहत वाली बात जन जन तक पहुँच पा रही है? देखिए ऐसा है कि जो स्टेट सहकारी बैंक हैं, ये सहकारी सदियों से हमारे संस्कारों में, पुराने समय की बात, क्योंकि आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, जब हमारे घर में गांव में जो रहते थे, कोई पड़ोस में, कोई परिवार में कोई ऐसा गेस्ट आ जाता था तो हम पड़ोस से दूध ले आया करते थे, 1 कप दूध दे दें, घर में चाय बना के और अपने गेस्ट को पिला दी। हम 1 कटोरी चीनी ले आया करते थे,
जब मार्केट से आई तो उसकी वापस कर दी। यानी ये एक संस्कार थे हमारे, और आपस के अंदर ये चलन था सहकारिता का, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सहकारी बैंकों का चलन किया। ठीक है। और सहकारी बैंकों को किसानों के साथ जोड़ा, और किसानों के साथ जोड़ने के बाद ये पहली बार मोदी जी की सरकार आई है, जो विजनरी सरकार जिसको मैं कहता हूँ, जिन्होंने एक अलग मंत्रालय, क्योंकि प्रदेशों में तो ये मंत्रालय था लेकिन केंद्र के अंदर ये मंत्रालय नहीं था, तो देश की आज़ादी के 75वें साल के अंदर ये एक मंत्रालय के रूप में उभर के आया। और अभी 25 तारीख को देश की पहली नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे उसमें मंत्री जी अमित शाह जी उपस्थित थे, मैं भी चेयरमैन के नाते वहाँ गया। तो मैं गया था तो बहुत सारे प्रश्न जो सहकारिता विभाग को लेके मेरे मन में थे, मैं तैयारी करके गया था। लेकिन मुझे जब अच्छा लगा कि जितने प्रश्न मेरे मन में थे, क्योंकि वो पैक्स के मेंबर भी रहे, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर रहे, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर रहे, और ऐसे आदमी को मंत्रालय मिला है, तो उनका जो विजन था, यानी एक देश के अंदर इस मंत्रालय के तौर पर जो सहभागिता होने वाली है वो बहुत मजबूती से होने वाली है। मैं कोऑपरेटिव बैंक की, अपने हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक की बात करूंगा। आज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा यदि लोन अकाउंट है किसी भी कमर्शियल बैंक के मुकाबले, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। हमारे 19 जगह पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 19 DCC भी हम उनको बोलते हैं, और लगभग जो है 11 लाख लोगों को हमने लोन दिया हुआ है। और वो इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नीचे के स्तर के ऊपर जाके हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और 11,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन हमने दिया हुआ है, तो जिसमें से 1.5 लाख रुपए की किसान क्रेडिट लिमिट हम लोगों ने दी हुई। क्योंकि मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, और वो इसलिए है कि किसान जो है इस देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, और जब तक बैकबोन स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक इस देश को हम स्ट्रांग बना पाएंगे ये संभव नहीं। तो उनका एक सपना था, इसी कारण से कभी मैं इस बेल्ट के अंदर हम लोग आज ये वेबिनार कर रहे हैं। यानी ये सारी की सारी बेल्ट सरसों की बेल्ट और बाजरे की मेन तौर पर बेल्ट मानी जाती, और बाजरे का भाव 2250 रुपये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सरसों का रेट जो 3,3200 रुपये नहीं था, आज ओपन मार्केट के अंदर 6,500 से 7,000 रुपये क्विंटल वो रेट हो गया है। यानी ये मोदी जी के सपने को एक पंख लगाने वाली बात। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि किसानों के सपनों को किस तरीके से सरकार पूरा कर रही है, हरको बैंक का किस तरीके से योगदान है, इन चीज़ों पर भी हम आगे और भी बात करेंगे। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, गुरुग्राम के युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सुनील सुखीजा जी के पास भी आना चाहूँगी। सुनील जी, आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्योंकि आज का समय, आज का दौर वो आ गया है जब बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। कितने चैलेंजेस आपको लगता है कि इंडिया की इंडस्ट्री में अभी फेस करने पड़ेंगे, और कितना मुश्किल है, और इसके बेनिफिट्स क्या कुछ रहने वाले हैं आने वाले दौर में? मैं बात स्टार्ट करता हूँ बेनिफिट से पहले, चैलेंजेस की बात करता हूँ उसके बाद। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, सबसे बड़ा जो डिटरमिनेंट फैक्टर है पोल्यूशन, इससे बहुत कंट्रोल होगा। आज हमारी सड़कों पे जो है 2/3 ऑफ द व्हीकल्स आर 2 व्हीलर्स, और जो 2 व्हीलर्स की अभी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है। अगर 2025 तक जो गवर्नमेंट का एक प्लान है, अगर हम 50% भी, 50 to 60% भी अगर EV रोड पे लेके आते हैं, तो इससे हमारा पोल्यूशन जो है काफ़ी कंट्रोल होगा, जो रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं उसके अंदर आएगा। दूसरा जो गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है, बिकॉज जो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, जो करेंसी है, वो हम उसमें यूज़ करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा उसमें कमज़ोर करता है। तो अगर EV को बढ़ावा मिलेगा, और अगर रोड पे हमारी आने वाले टाइम में 2030 तक एक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 90% तक अगर व्हीकल्स EV आती हैं रोड्स पे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। इसके अलावा एक ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है उसके भी नॉर्म्स हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है। तो उसको देखते हुए भी ये सारे जो चैलेंजेस हैं, इससे अगर ये हम EV सक्सेसफुल मॉडल इम्प्लीमेंट होता है, जो लग रहा है हमें, तो बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव होगा गवर्नमेंट का। और जहाँ तक चैलेंजेस की दूसरी बात आती है, बड़े व्हीकल की अगर हम बात करें, 2 व्हीलर में भी है। 2 व्हीलर की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो जो इसका चार्जिंग है, चार्जिंग के लिए जो हमें चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, वो पोर्टेबल है, जिसको हम इजीली हम घर के पॉइंट पे भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, जो कहीं भी गवर्नमेंट को या लोकल डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जगह जगह हमें इसके पॉइंट्स देने पड़ेंगे, ताकि जो यूजेज है इसको कहीं भी, यूज़र है कहीं भी इसको चार्ज कर सके।
इसके अलावा जो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है वो सेफ्टी का। ईवी हमने देखे हुए कुछ पीछे हादसे भी हुए, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट तो आ गया है, बट ये क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र जो है, जो राइडर है, उसकी सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोड पे जब वो चले उसकी पर्सनल सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए, प्लस जो साथ में दूसरे रोड में जो दूसरे यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो एक मापदंड है, क्वालिटी के मापदंड हैं, उनको मीट करना बड़ा ज़रूरी है। आगे आप चले जाएं तो जो एनसीआर है हमारा, अभी बाउल इंडस्ट्रियल एरिया, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि उसके अंदर किसी भी मामले में वो मानेसर से कम नहीं, पीछे नहीं है। तो ये जो सारा हमारा बेल्ट है, ये एक इंडस्ट्रियल हब बना है। नहीं तो पहले हरियाणा के अंदर हम सिर्फ जो है मानते थे कि फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्रीज है, लेकिन जितना बड़ा आज फरीदाबाद को बहुत पीछे गुड़गांव ने छोड़ दिया है, चाहे साइबर सिटी में हम कह लें या इंडस्ट्रियलाइजेशन में कह लें। तो इसी के कारण से, क्योंकि जब डेवलपमेंट हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिला है, और एम्प्लॉयमेंट मिला है तो यहाँ पर पूरे देश के लोगों को मिला है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रदेश के अंदर तो वो अपने प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में पूरे देश को अपना माना है हरियाणा। इसलिए देश नहीं, यहाँ तो दुनिया के इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके कारण से डेवलपमेंट में भी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जब सरकार के पास रेवेन्यू आया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वो बेस बना है। तो सब चीज़ें एक दूसरे का पूरक है, और एक चीज़ डेवलप हुई है तो दूसरी हुई है, दूसरी हुई है तो तीसरी हुई है, और उसी के कारण से आज गुड़गांव ने पिछले 20 साल के अंदर जितनी उन्नति की है, जितना डेवलप हुआ है, शायद हिंदुस्तान के अंदर इतनी जल्दी डेवलप होने वाला कोई एग्जाम्पल दूसरा हमारे सामने नज़र नहीं आता है। ठीक। सौरभ जी, जैसा कि अरविंद जी ने सरकार की उद्योग नीति के तौर पर बहुत हम बताने की कोशिश की है, या व्यवस्थाएं कैसी बदली हैं अच्छाई के तौर पर वो रखी है, क्या न सिर्फ कॉस्बाइक में कह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड, बल्कि किसी भी इंडस्ट्री के तौर पर, क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार की उद्योग नीति, हरियाणा सरकार जो दावे करती है वो वाकई अनुकूल है निवेश के हिसाब से और यहाँ इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के हिसाब से? जी, मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है उस चीज़ को तो मैं हाँ ज़रूर बोलता हूँ कि काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हमने कंपनी शुरुआत करी तो शुरुआत करने में पहले जितना अगर आप कहें ब्यूरोक्रेसी से इन्वॉल्वमेंट होता था या एप्लीकेशंस वगैरह जो हमने करते थे, तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो नया जो डिजिटल रिवोल्यूशन जो सिस्टम में आया है, इसने कहीं ना कहीं मदद किया। चाहे वो उद्यम आधार लेना हो, चाहे वो कंपनी का पैन कार्ड लेना हो, या कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना हो, अगर आप उस पूरी प्रोसेस को देखें तो हमने बहुत कुछ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। उसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे जीएसटी का रिजीम लीजिए, तो कहीं ना कहीं आज हम अकेला मानेसर नहीं, हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। हमें टैक्स के लिए बेनिफिट्स आते हैं, हम बोलेंगे तो हम जितना जीएसटी में हम रेवेन्यू की बात करते हैं, इवन आई वुड गो रादर कि रिफंड्स आजकल ईजी हो गए हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। ये एक ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में एक पूरक होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो हाईवेज़ की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन है ये सही मायने में कंपनी को ज़्यादा मदद करता है। बिकॉज आज हम अपनी कोई मैन पावर इसलिए फ्री नहीं कर सकते कि उसको सरकारी दफ्तर जाना है और काम कराना है। हम ये चाहते हैं कि जो टीम जिसको हम हायर करते हैं वो पूरी तरह सिस्टम में लगी रहे, और उस मामले में कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको फ़ायदा हुआ है। और हम ये मतलब इसमें और उम्मीदें हैं कि जिसको इम्प्रूव किया जाए, तो वो उम्मीदें बिल्कुल एक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वी रियली होप कि भाई सरकार हमें क्या मदद करे, लेकिन हाँ चीज़ें बहुत बदली हैं। सेटिस्फाइड है, स्थितियां बदली जी बिल्कुल। मनोज जी, क्योंकि समय की भी हमारे पास थोड़ी कमी है और कुछ ही समय हमारे पास बाकी है, तो मैं अरविंद जी से भी एक सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि सर जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि गुरुग्राम की तस्वीर जो है वो पिछले 20 सालों में बहुत बदली है, डेफिनेटली बदली है, लेकिन अभी तस्वीर अल्टीमेट मुकाम तक नहीं पहुंची है। और अगर यहाँ पर हम बात करें सरकार की योजनाओं की, तो ऐसे कौन सी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि गुरुग्राम के लोगों के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए जो है वो काम कर रही हैं, सरकार उन पर वर्क कर रही है? एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगी इस पर। देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों सरकार ने मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया है, क्योंकि अब गुड़गांव एक सैचुरेटेड हो गया, तो इसको पंख लगाने के लिए इसके फैलाव की ज़रूरत है। और वही मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया, और नगर निगम का दर्जा देने के कारण से जो आसपास के गांव हैं वो सब नगर निगम के अंदर समाहित हो गए।
तो उसके कारण से, और इन्होंने एक कंसेप्ट लेके आए हैं कि हम इसको न्यू गुड़गांव के नाम पर भी, जैसे हम नोएडा के बारे में बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ, यूपी सरकार ने किया, तो उस तरह न्यू गुड़गांव के नाम के ऊपर भी ये सारा डेवलपमेंट, क्योंकि केएमपी जो हमारा इतने सालों से रुका हुआ था, आज वो केएमपी हमारा कंप्लीट हो चुका है। केएमपी के दोनों साइड इतनी जगह हमारे पास इस मानेसर नगर निगम के अंदर आने वाली है, तो यहाँ डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और सरकार का पूरा जो है फोकस इसी बात पर है कि आने वाले अगले 10, 15, 20 साल के अंदर, यानी 2 डिकेड के अंदर, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के नामी शहरों में से गुड़गांव का नाम होगा। ये मेरा निश्चित तौर पर मानना है। महत्वपूर्ण है और इसी ये उम्मीद न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरा हरियाणा कर रहा है कि विकास की रफ्तार लगातार तेज हो और प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी योजनाएं आ रही हैं उसका फायदा जरूर मिले, न सिर्फ एक राज्य को बल्कि, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग जो शहर हैं वहाँ के लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ बेहतर फायदा मिले, उन्हें ज़्यादा फायदा मिले, और इसी कोशिश में इन योजनाओं को लागू करने की नीति के तहत सरकारें आगे बढ़ती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि गुरुग्राम को भी लगातार फायदे हों और वाकई विकास की रफ्तार की पंख जो है वो ऊंची उड़ान भरे।